हमने दुबई से तस्वीर दिखा दी, हमने बेरूत की तस्वीर दिखा दी। अब कोई कहता रहे, एडवाइजरी जारी करता रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है ना सर। जोशी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन सक्सेना सर मैं चाहूंगी आप इस पे थोड़ा ऐड करें, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है, ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेफ है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं, सेफ बिल्कुल नहीं है। और मैं एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताना चाहूंगा, जो जून में 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल, यूएस और ईरान की, और अभी उस समय अगर आप देखिए जो ईरान ने काउंटर अटैक किए थे वो मोर लाइक सिंबॉलिक काउंटर अटैक थे। उसमें इतना ज़्यादा, उसमें एक उन्होंने अपने ऊपर एक कंट्रोल रखा था और वो भी एस्केलेशन को एक लेवल से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, राइट। सो उसमें अगर आप देखें तो सिविलियन पे अटैक नहीं हुए थे, इतने एयर बेसिस पे कुछ सिंबॉलिक स्ट्राइक हुई थी, बट दे वर नॉट सो सीरियस। इस समय क्या हुआ है, क्योंकि पहले ही स्ट्राइक में उन्होंने उनके सर्वोच्च लीडर खोमेनी को ख़त्म कर दिया है, उनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया, तो इस समय जो ईरान का माइंडसेट है वो रिवेंज का है, बदला लेने का है, कि कुछ भी हो जाए मुझे बदला लेना है। इसलिए आप देखिए कि ईरान ने 1 घंटे के अंदर, जब ये स्ट्राइक हुई, हमेशा अपने टारगेट को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर अटैक करने के लिए आपको सर्वेलेंस करना होता है, लेकिन ईरान ने 1 घंटे के ऊपर 8-9 कंट्रियों के जहाँ पे यूएस के एसेट्स थे उन पे हमला किया, और वो काफ़ी इफेक्टिव हमला था, उसने उन पे नुकसान भी पहुँचाया। तो वो बहुत क्लियर थे कि इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार ईरान के अस्तित्व की बात है कि अगर इस बार ईरान नहीं लड़ा तो एक तरह से वो एज ए कंट्री या जो भी विचारधारा वहाँ पे चल रही है वो उसको ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो उन्होंने अपने लाल झंडा भी फहराया है मस्जिद पे, वो इस बात का प्रतीक है कि इस बार हम एंड टू एंड की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए ये सारे, आप चाहे दुबई में देखें या सऊदी में देखें, इस बार ईरान बिल्कुल फेयरलेसली सब जगह अटैक कर रहा है। और अभी आप लेकिन ये फेयरलेसनेस कहीं भारी ना पड़ जाए, ये फेयरलेसनेस कहीं भारी ना पड़ जाए, ये भी बहुत गौर करने वाला पहलू है। राजू कोचर सर भी हमारे साथ जुड़ गए। कोचर सर, आपको क्या लगता है ये जो ईरान का मल्टी वॉर फ्रंट अब खुला है, क्योंकि देखिए रुक तो रहा नहीं है ईरान, नेटो आ चुका है, सारे देशों पर अटैक कर रहा है, उनके सिविलियन इलाकों में, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूएस बेसिस को टारगेट कर रहा है। बुर्ज खलीफा के पास अगर हम ड्रोन देख रहे हैं या हम देख रहे हैं कि पाम होटल पर आग बरस रही है, तो इसका मतलब है कि आप सिविलियन एरियाज भी कहीं ना कहीं आ गए हैं जद में। तो ये तो ऑल आउट वाली बात है, सब आ गए तो क्या होगा? हाँ, देखिए ये तो एक, जब लड़ाई होती है तो एक कोलैटरल डैमेज तो हमेशा होता है, और खास तौर पे अब आप देखिए यूएई और ओमान हो गया, आपका बहरेन हो गया, कुवैत हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे मिलिट्री टारगेट्स खाली अमेरिकन एयर बेसिस हैं, और अमेरिकन एयर बेसिस को ज्यादातर इसको देखा गया है कि उनका एयर डिफेंस का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा रहता है, और इसीलिए हमने इतना ज्यादा लॉस नहीं देख रहे, हम लॉस देख रहे हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिकॉज वहां पे उनका एयर डिफेंस का जो नेटवर्क है जो इन देशों में है, वो इन ड्रोन्स को और मिसाइल्स को रोक नहीं पाए, और वही हमको उसको देखने को मिल रहा है। और लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कोलैटरल डैमेज है। मेरे ख्याल से मैं बग्गा सर को इंक्लूड करना चाहूंगी डिस्कशन में। बग्गा सर, जरा बताइए, कोलैटरल डैमेज अगर यही सोचकर बैठे रहेंगे बाकी देश, तो उनकी जनता भी तो पूछेगी कि ये तो यूएस बेस नहीं था, ये तो हमारा दुबई का एयरपोर्ट था जिस पर अटैक हो गया, ये हमारी बहरेन की बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया, उस पर अटैक हो गया। उनकी भी तो जनता पूछेगी अब। Yeah, you see, what exactly जो collateral damage है जी, ये एक बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होता है जबकि कब वॉर के दौरान में, और ये चीज़ बड़ी भली भांति से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसके जो कॉमन मैन है, इनफैक्ट उसको देखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली मेरी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, तो फिर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है इसके ऊपर। मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जो बात बोली कि ईरान को ये वाला मल्टीपल जो फ्रंट खोला है भारी ना पड़ जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईरान गल्फ कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि सबसे शक्तिशाली है जी, वॉर के इंडिकेटर्स उसको कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना पहले पता लग चुके थे, और ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे हाथ रख के बैठा हुआ। हाँ। उसने कुछ एक्सरसाइजेस की,
टारगेट को रजिस्टर किया। और जी। ये भूलना नहीं चाहिए, जो ताकतें वहां पर आके लड़ रही हैं वो बाहरी ताकतें हैं। और ये गल्फ कंट्री का सबसे एक सेंटर पॉइंट है ईरान, जिसको देखिए इस खबर तो ये इलाके भी है के सर, जो आप कह रहे और हैं बाकी गल्फ के जो कंट्रीज में, गल्फ खबर ये भी कंट्रीज है हैं, कि पावर बैलेंस हो जाता। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाती तो पावर बैलेंस हो जाता, और ये कोई चाहता नहीं था, सऊदी भी नहीं चाहता था। सरदाना सर ऐड करेंगे आप इसमें कुछ? देखिए, सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही बड़ा छिपा हुआ हाथ था जो अब बाहर निकल रहा है। इजराइल का जो है अटैक करना ईरान पे, वो उसी दिन तय हो गया था 7 अक्टूबर को, जिस दिन उनके 1200 नागरिक मारे गए थे, कि हमने हमास को, हिजबुल्लाह को और हूती को तो अटैक करना ही है, खत्म करना ही है। उसके बाद जो उनके पीछे जो उनका आका था ईरान, उसे खत्म करना है। तो आज वो दिन आ गया है कि इजराइल की जो मंशा थी वो तो सबको समझ आ रही थी, लेकिन अमेरिका हिचकिचा रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका को जो शय देने वाला है, थोड़ा उत्तेजित करने वाला था, वो था सऊदी अरेबिया, जो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वहां जो डिवाइड है मिडिल ईस्ट में सुन्नी और शिया की, तो इस बार बाकी लोग भी उनके साथ थे और इसीलिए ये अटैक किया गया है, जिसकी तैयारी 1-1.5 महीने से पहले से हो रही थी और सभी को मालूम थी। ये जो बातचीत हो रही थी ये सिर्फ एक दिखावा था। जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां आए हुए थे वो सैर सपाटे के लिए नहीं थे, अटैक के लिए ही थे। बिल्कुल। और इसीलिए, लेकिन आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये 4 हफ्ते चलेगा, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। मेरे हिसाब से सिर्फ अमेरिका तय नहीं करेगा कि वही हमेशा उन्हीं का पल्ला जो है भारी रहेगा। अमेरिका दरअसल तेल के खेल में फंसा हुआ है। वेनेजुएला को क्यों इन्होंने पकड़ा? इसलिए पकड़ा, तेल था। अब वेनेजुएला तो है नहीं ईरान। ये जो है थोड़ी सी गलती हो गई है अमेरिका से। वेनेजुएला ईरान नहीं है कि वहां से उठाया और अपने मन से चलने लगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इसको हम विस्तार देंगे चर्चा को, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राड की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। संसदीय समिति का हेड था मोहम्मद राड।